दोस्तों हाल ही में मैंने इमर्सन नाम की एक जापानीज साईफाई हॉरर मूवी देखी है जिसे तकाशी शिमिजू ने डायरेक्ट करा है। IMDb पे इस फिल्म को मिले हैं 4.6 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटेन टोमेटोज पे इट्स ओनली 22% फ्रेश। तो आज की वीडियो में हम फिल्म की कहानी को जानते हुए इससे जुड़ी कुछ जापानीज लेजेंड्स एंड फोकलोर्स की बातें करेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म के अंदर जापानीज लेजेंड नूरे ओना की थोड़ी सी रेफरेंसेस हैं और उसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बात कर रखा है, यहाँ भी थोड़ी बात करूंगा। साथ ही मैं प्रोडक्ट सेक्शन में कुछ बुक्स भी लिंक कर दे रहा हूँ जापानीज फोकलोर की, अर्बन लेजेंड्स की। आपको अगर मन है तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो कहानी की शुरुआत में हम सोनोदा नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं जो इलेक्ट्रोड कैप डाल के ओशन की तरफ देख रहा था। बेसिकली ये वो मशीन है जिससे ब्रेन की फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड की जाती है और इसे आपने ECG करवाते वक्त मरीजों को पहने हुए देखा होगा। खैर अब कोई लेडी बाहर से सोनोदा के विजन को एक स्क्रीन पे देख रही थी और तो और हम समझ पाते हैं कि सोनोदा किसी रिसर्च का टेस्ट सब्जेक्ट था और ये रिसर्च वही लेडी करवा रही थी जिसका नाम इडे था। इडे अब मशीन्स की रीडिंग देखकर घबरा जाती है क्योंकि सोनोदा की ब्रेन की फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे कम हो रही थी और इडे अब खुद भी इलेक्ट्रोड कैप और VR हेडसेट पहन के सोनोदा के रेल्म में जा घुसती है। वहीं दूसरी तरफ हम सोनोदा के सामने बेड़ियों से जकड़ी एक औरत को देखते हैं जिसे देख सोनोदा काफी डर जाता है और अब सोनोदा के रेल्म में इडे और वो दोनों ही इस क्रीपी लेडी के चंगुल में फंस जाते हैं, जहां ये लेडी सोनोदा और इडे दोनों को ओशन में डुबो के खत्म कर देती है। अब ओशन में हम एक टेंपल की गेट भी लगी हुई देखते हैं जिसे जापानीज में टोरी कहा जाता है और आप इस स्टोरी को ध्यान में रखना क्योंकि ये आगे काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। खैर तो अब जैसे ही वर्चुअल रियलिटी में इडे और सोनोदा खत्म होते हैं तो रियल लाइफ में भी उनकी बॉडी खत्म हो जाती है और ओपनिंग सीन में हम इडे को अपने सीट पे बिल्कुल भीगा हुआ पाते हैं जिसके सर से खून टपक रहा था, इंडिकेटिंग कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही। खैर अब कहानी एक लड़के टोमोहिको पे फोकस करती है जिसे मैं आगे वीडियो में टोमो कहूंगा और यहाँ टोमो किसी VR में था जहाँ इडे उसका स्वागत करती है। मतलब इडे रियल में तो नहीं थी, बस प्रोग्रामिंग में एज ए होस्ट टोमो को वेलकम कर रही थी। इडे टोमो को बताती है कि उसे यहाँ न्यू वर्ल्ड कंपनी की तरफ से बुलाया गया है जहां वो इनका मेन साइंटिस्ट है और इनके ग्रुप ने पूरे आइलैंड को स्कैन करके इसकी रेप्लिका बनाई है। इनके टीम में 4 और लोग थे जिनका नाम था यामामोटो, कीताजिमा, मियो एंड म्यूरी। इतना सब कहने के बाद इडे टोमो के कान में विस्पर करती है कि एक बार आप आइलैंड में सेटल हो जाएंगे तो मैं आपको कुछ बहुत जरूरी बताऊंगी। लेकिन तभी रिन नाम का व्यक्ति आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उसका VR सेट खोल लेती है और टोमो आगे कहानी नहीं देख पाता। मतलब टोमो यहाँ इस टीम को ज्वाइन करने फेरी से इस आइलैंड में आ रहा है और कुछ समय बाद वो आइलैंड में पहुंच भी जाता है। यहाँ यामामोटो टोमो को पिक करने आया था और हम उनकी बातों से समझ पाते हैं कि टोमो बिल्कुल इंट्रोवर्ट सा लड़का था जो शायद ज्यादा बातें नहीं करता और उसने ये रिसर्च में पार्ट इसलिए लिया क्योंकि उसे VR में अपने लिए एक ऐसी दुनिया चाहिए थी जहां उसे कोई भी परेशान ना करे। इनके जर्नी के दौरान हम शहर में लगे एक और टोरी को देख पाते हैं जो यहाँ की शमन या प्रीस्टेस का घर था नेम्ड टोकी। तभी इनकी गाड़ी फैसिलिटी में पहुंचती है और हम इन रिसर्चर के सर्वेंट को देखते हैं जिनका नाम शीगे था। शीगे काफी बूढ़े आदमी थे और वो इस टीम का सारा काम कर दिया करते थे, लाइक कुकिंग करना, क्लीनिंग करना वगैरह वगैरह। खैर अब अंदर जाकर टोमो किसी को हाय हेलो बोले बिना ही काम पे लग जाता है जिससे सारे लोग उसे अजीब सा लुक देते हैं। इसके बाद सारे टीम मेंबर्स मिलकर टोमो के ही बनाए हुए वर्चुअल रियलिटी में जाते हैं जिससे सब काफी इंप्रेस हो जाते हैं और वो अपने रिसर्च की पूरी प्रक्रिया इन्हें एक्सप्लेन करने लगता है। सारे लोग उसके काम से बड़े खुश थे लेकिन तभी एकदम से सीन चेंज होता है जहां VR की दुनिया में झट से अंधेरा हो जाता है और टोमो उसमें अकेला था और उसके रिस्ट पे 004 मार्क आ गया था। अब टोमो के सामने एक शेड जैसा कुछ तो आता है जहां उसे एक आदमी दिखता है जिसे वही जंजीरों वाली औरत सेड्यूस कर रही थी और वो औरत टोमो को भी हॉन्ट करने लगती है। तभी मियो टोमो का VR हेडसेट निकाल लेती है जिससे वो बच जाता है। मतलब ये जो कोई भी औरत थी वो VR की दुनिया में लोगों को हॉन्ट कर रही थी और अगर वहां लोगों को हर्ट किया जाए तो रियल वर्ल्ड में भी लोगों की मौत हो जाती थी। अब अपने होश में आकर टोमो यामाकोतो से पूछता है कि मिस इडे कहाँ है। इस पे सब उसे बताते हैं कि इडे की तो मृत्यु हो गई थी और ये सीन हम व्यूअर्स ने देख रखा था। ये सुन टोमो परेशान हो जाता है क्योंकि उसे तो मालूम ही नहीं था कि इडे अब इस दुनिया में नहीं है। खैर अब सीन शिफ्ट होकर रिन पे फोकस करती है जो अपने घर से खाने की थाली लेकर कहीं जा रही थी, लेकिन रास्ते में कुछ लड़कियां उसे बुली करने लगती हैं। लेकिन रिन भी सबको मुंह तोड़ जवाब देकर अपने रास्ते बढ़ जाती है और हम देखते हैं कि वो शीगे के घर आई थी जहां वो हमेशा उनके लिए खाना रखा करती थी। मतलब उसका और शीगे का एक अच्छा रिलेशन था जहां वो शीगे की मदद किया करती थी। वहीं हम शीगे को टाउन में देखते हैं जो एक बड़े से
स्टोन की पूजा कर रहे थे विच वाज कॉल्ड डीमन ब्लॉकिंग स्टोन। और इस स्टोन पे वो कुछ ऑफरिंग वगैरह चढ़ा रहे थे, लेकिन कुछ बदमाश बच्चे शीगे को बुली करते हैं और उसके साथ बदसलूकी करते हैं। ओल्ड शीगे बच्चों को कुछ भी नहीं कह पाता, इनफैक्ट वो वापस लौटता है और रात को घर वापस आकर रिन का दिया हुआ खाना खाता है। खैर अब अगले दिन टोमो म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस जाता है अपना न्यू रेजिडेंट फॉर्म लेने, लेकिन वहां का स्टाफ उसे गलती से मिस्टर सोनोडा का सामान पकड़ाने लगता है। सोनोडा आपको याद ही होगा, वही आदमी जो मिस ईडे के साथ समाप्त हुआ था। तो हाँ, उसी का सामान पकड़ाने लग गया था, लेकिन सुन सोनोडा की बेटी तमाको ऑफिस आकर अपने फादर का रिमेनिंग सामान कलेक्ट कर लेती है। अब वहीं ऑफिस में टोमो को पता चलता है कि मार्च के महीने में ईडे की मौत हुई थी और उसे याद आता है कि जो वीआर रिकॉर्डिंग वो देख रहा था उसमें डेट थी 14 मार्च। खैर अब टोमो और तमाको एक ही बस में बैठकर घर जा रहे होते हैं, लेकिन उन्हें अपने स्टॉप से पहले ही उतरना पड़ता है क्योंकि बस आधे रास्ते ही खराब हो जाती है। अब तमाको टोमो से रास्ता पूछना चाहती थी, लेकिन टोमो उससे कोई बात किए बिना ही वहां से चला जाता है। दोनों अपना रास्ता भूल चुके थे और चलते चलते प्रीस्टेस टोकी के घर के सामने वापस मिलते हैं, जहां अचानक से शीगे दौड़ते हुए आ जाता है, लेकिन वो टोमो को वहां देख अपनी आंखें नीचे कर लेता है। तभी दोनों अंदर टोकी के घर चले जाते हैं, जो उन्हें अपने पास बिठाकर कुछ चैंटिंग्स वगैरह करती है और एक एक कर उनका हाथ पकड़कर कुछ प्रेडिक्शंस करने लगती है। जैसे पहले वो तमाको का हाथ पकड़ के बताती है कि उसके फादर पानी में डूब के खत्म हुए थे, और तभी तमाको को हेलुसिनेशन होने लगता है कि उसके पिता के एशेस की बॉक्स से पानी निकल रहा था, लेकिन ये बस तमाको को ही दिख रहा था। खैर अब टोकी तमाको का हाथ पकड़ के प्रेडिक्ट करती है कि जो भी उसे फॉलो करेगा वो उसी के समान मरेगा। अब इस बात का कोई सेंस तो नहीं बन रहा था, लेकिन हम टोमो के पीछे सोनोडा और इडे दोनों की आत्मा को खड़ा देखते हैं, और तभी तमाको भी डिजी फील करती है, जिससे टोमो उसे छोड़ने जाता है। तमाको टोमो को अपने फादर के बारे में बताती है, जहां तमाको के चाइल्डहुड में ही उसके फादर ने उसे और उसकी माँ को छोड़ दिया था और तब से इनका कोई रिश्ता नहीं रहा, लेकिन क्योंकि वो सोनोदा की डॉटर है तो एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका आखिरी राइट्स करने यहाँ इस आइलैंड में आई है। बातों बातों में दोनों की दोस्ती हो जाती है और टोमो तमाको का सामान रखवाने घर आता है। तभी टोमो को रियलाइज होता है कि सोनोडा के घर से बीच का वही दृश्य दिखता है जो उसने वीआर वर्ल्ड में देखा था, और वो तमाको से पूछता है कि क्या तुम्हारे फादर यहाँ किसी औरत के साथ रहते थे, क्योंकि टोमो ने तो वीआर में एक औरत को भी देखा था ना। और ये बात सुनकर तमाको उदास हो जाती है। खैर अब रिसर्च लैब में लौटकर टोमो ये बात पता करने की कोशिश करता है कि मिस ईडे और सोनोडा में क्या रिलेशनशिप थी, लेकिन उसे इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता। ऐसे में टोमो दोनों की ब्रेन फ्रीक्वेंसीज को मॉनिटर पे विजुअलाइज करके ये पता लगाता है कि दोनों ही मृत्यु के वक्त एक ही जगह पे थे, यानी सोनोडा के घर के सामने वाले बीच में, और इनको स्क्रीन में अचानक एक रेड ड्रेस पहनी औरत भी दिखती है, जिससे सब डर जाते हैं, ऑल्दो उस औरत का चेहरा क्लियर नहीं था। टोमो ये सब देख उसके टीम को एक्सप्लेन करता है कि इडे इन सब से कुछ सीक्रेट छिपा रही थी और इनका जो टेस्ट सब्जेक्ट था सोनोडा, उसकी मौत अननेचुरल थी। अब सारे इस पे पूछते हैं कि सोनोडा और इडे एक साथ कैसे खत्म हो सकते हैं, I mean, दोनों तो अलग अलग जगह पे मिले थे ना, जिसपे टोमो इनको ब्रेन सिंक्रोनिसिटी की थियरी समझाने लगता है। अब ब्रेन सिंक्रोनिसिटी उस फिनोमेनन को कहते हैं जहां दो इंडिविजुअल अपने बॉडीली सेंसेस के बियॉन्ड जाकर चीजें शेयर करते हैं। जब दो लोग आपस में सिंक हो जाते हैं तब वो फियर, जॉय, एंगर सभी तरह के इमोशंस को शेयर करते हैं। अब ऑलरेडी इडे सोनोडा की ब्रेन की इमेजिंग कर रही थी और एंड मोमेंट में वो खुद के साथ भी यही करी थी टू नो व्हाट्स गोइंग ऑन विद सोनोडा। इसलिए दोनों की ब्रेन डेटा सिंक हो गई और जिस डर से या जिस अजीब तरीके से सोनोडा खत्म हुए, इडे भी सेम तरीके से खत्म हो गई। अब एक अजीब बात यह थी कि इडे की आत्मा को शीगे भी सेंस कर सकता था। खैर अब सवाल यह था कि वीआर के अंदर वो औरत कौन है, और ये जानने के लिए सारे टीम मेंबर्स अपने भी ब्रेन के स्कैन्स देते हैं जिससे कुछ पता चल सके। इन सभी की मेमोरीज वगैरह मिलाकर भी इस औरत के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाता। वहीं दूसरी तरफ तमाकी, मतलब वही तमाको है जिसको मैं तमाकी बोल रहा हूँ क्योंकि सबटाइटल्स में तमाको लिखा था और फिल्म के अंदर तमाकी बोला गया है। तो हाँ, अगर मैं तमाको बोलूं या फिर तमाकी, आप समझ जाना मैं उसी की बात कर रहा हूँ। एनीवेज, तमाकी को अपने फादर के सामान में बैंक के पासबुक्स मिलते हैं जिसमें हर महीने उन्हें एक कंपनी से एक पर्टिकुलर अमाउंट मिलता रहता था, और वो ये बात टोमो को बताती है। तभी टोमो को क्लिक होता है कि इडे और सोनोडा एक ही तरीके से मरे हैं जिसका प्रेडिक्शन टोकी ने पहले ही करा था। तो वो अब अपनी ईसीजी मशीन लेकर सीधा टोकी के पास जाता है और उसके ब्रेन की इमेजिंग करने की सोचता है। अब टोकी भी तमाकी के हाथ पकड़ कुछ चैंटिंग वगैरह करती है जिससे टोकी के सामने रखी व्हाइट कंटेनर में से पानी निकलने लगता है और तमाकी अपने पीछे अपने फादर के स्पिरिट को महसूस करती है। तभी टोकी के ब्रेन की इमेजिंग भी होने लगती है और तमाकी टोकी का हाथ वापस पकड़ लेती है, लेकिन सून शी रियलाइजेस कि उसने किसी भूतिया हाथ को पकड़ रखा था जिससे वो बहुत डर जाती है। ऐसे में एक्सपेरिमेंट यहीं पे रोकना पड़ता है। खैर बहुत हद तक इनको रीडिंग्स मिल गई थी तो वो टोकी के ब्रेन डेटा को लेकर एक वीआर वर्ल्ड बना रहे थे जहां शायद इस औरत का कुछ पता चल जाए, लेकिन तमाकी को यह जानना था कि उसके फादर की मृत्यु हुई कैसे, जिसके लिए वो इस टीम का साथ दे रही थी। अब ये डेटा को अपलोड होने छोड़ देते हैं और अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। वहीं हम शीगे को देखते हैं जो अपने घर में बैठकर ओकिनावान सांशिन बजा रहा था, जो एक ट्रेडिशनल
ट्रेडिशनल जापानीज म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट था मेड विद स्नेक स्किन। शिगे यहाँ एक गाना भी गा रहा था जो किसी लेडी के बारे में था और ये गाना इन जनरल काफी उदास सा गाना था। हर रात को कीताजिमा ड्रिंक करके रिसर्च रूम में घुस जाता है जहां हम देखते हैं कि तोकी की ब्रेन डेटा सिंक हो गई थी और जैसे ही कीताजिमा वीआर हेडसेट पहनता है रिसर्च लैब में एकदम से वही एंटिटी आ जाती है जहां लैब का फ्लोर पानी जैसा बन जाता है। खैर अगले दिन सारे लोग रिसर्च लैब में आते हैं तो इन्हें फ्लोर पे पूरा पानी दिखता है। ऐसे में सभी सीसीटीवी चेक करते हैं कि आखिर पिछली रात हुआ क्या। फिर अचानक से उनके स्क्रीन पे वही बीच वाली वीडियो चलने लगती है जहां वो एंटिटी थी, लेकिन वो एंटिटी वीआर से गायब थी और अगले ही क्षण हम देखते हैं कि कीताजिमा के सामने वो लड़की आ गई थी और सब उस स्टोरी को भी देख पाते हैं जो ओशन के बीच गड़ा हुआ था। कीताजिमा उस स्टोरी की तरफ जाने लगता है और उसे वही एंटिटी पानी में डुबोने लगती है। इनफैक्ट तमाकी को भी यहाँ एक लंबा सा हेयर स्ट्रैंड मिल जाता है जिससे लोग समझ जाते हैं कि पिछली रात ये एंटिटी वीआर के रिल्म से निकलकर इनके रिल्म में आ गई है। अब रिसर्च रूम को साफ करने की जिम्मेदारी शिगे की होती है और बाकी सब भी इस बात से परेशान थे कि अब आगे किसका नंबर लगने वाला है। खैर अब उसी रात म्युनिसिपैलिटी ऑफिस के 3 मेंबर्स रात को जंगल के रास्ते अपने घर जा रहे होते हैं कि तभी वो एंटिटी इन पे हमला कर देती है। अब उस ग्रुप में जो लेडी थी वो तो इस एंटिटी को देख के ही भाग खड़ी होती है, लेकिन एक जो ऑफिसर था उसे ये एंटिटी पैर पकड़ के खींच लेती है और बुरी तरीके से समाप्त कर देती है। इस आदमी का एक साथी उस एंटिटी को देखता है और डर के मारे घर भागता है। मतलब यहाँ कीताजिमा और फिर ये ऑफिशियल उसी एंटिटी के हाथों खत्म हो चुके थे। अगले सीन में हमें तमाकी को दिखाया जाता है जो रिन से कुछ बातें करना चाहती थी लेकिन रिन उससे कोई बात नहीं करती। अब रिन रोज की तरह शिगे के लिए टिफिन लेके आई थी लेकिन वो शिगे को जंगल के रास्ते कहीं जाते हुए देखती है और रिन भी उसका पीछा करती है। रिन अब बीच के किनारे आ गई थी जहां उसे शिगे वही एरिसा गाना गाते हुए दिखता है और उसके सामने वही श्राइन की गेट या टोरी थी। रिन देखती है कि इस गाने से सारे कौवे आइलैंड के ऊपर मंडराने लग गए थे और रिन इससे डर के घर भाग जाती है। खैर अब शिगे रात को ऑफिशियल के फ्यूनरल में जाता है लेकिन एक आदमी उसे भगा देना चाहता था एज वो नौकर था। इस सीन से हम समझ पाते हैं कि शिगे को गांव के अपर क्लास के लोग पसंद नहीं करते थे, इनफैक्ट उसे ठीक ढंग से बात तक नहीं करते थे। शिगे इस बर्ताव से परेशान हो जाता है और वो रिटेलिएट करता है सेइंग कि हमारे कास्ट को भी फ्यूनरल में आना अलाउड है। फ्यूनरल में शमन टोकी भी आई हुई थी जो शिगे के दुख को समझती है और उससे प्यार से पूछती है कि तुम जिस घर में नौकरी करते हो वहाँ के लोग किस चीज पे रिसर्च कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ घर पे हम मुइरी को नहाते हुए देखते हैं जहाँ बाथ टब में उसे वही औरत हॉन्ट करने लगती है और वो एंटिटी अपने डरावने हाथों से मुइरी को छूती है जिससे मुइरी का शरीर भयानक होने लगता है। ऐसे में मुइरी जोर जोर से चीखती है और अब घर के बाकी लोग उसे संभालते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि वो प्रीस्ट टोकी से मदद लेंगे क्योंकि जो कुछ भी हो रहा था वो कोई साधारण घटनाएं तो नहीं थी। तो इसके बाद कहानी आती है टोकी के घर पे जहां वो इस रेड कपड़े में पहनी औरत की बैक स्टोरी सभी को बताने लगती है। तो ये स्पिरिट इमाजो नाम की एक औरत की थी जो काफी सालों पहले इस आइलैंड पे रहती थी। इमाजो एक स्लेव या नौकर जैसी थी जो अपने मालिक के लिए काम किया करती थी। इमाजो का मालिक उसके साथ गलत किया करता था और उसे काइंड ऑफ अपने साथ एज ए कंसॉर्ट रखता था जिससे मालिक की पत्नी काफी नाराज रहती थी। अब मालकिन आए दिन अपने गुस्से के चलते इमाजो पे शारीरिक अत्याचार करती थी और एक बार तो हद ही हो गई जहां उसके मालकिन ने इमाजो को जंजीरों से बांधकर एक टोरी से लटका दिया। इनफैक्ट गांव वाले उसे पत्थर मारने लग गए। इससे इमाजो बेहोश हो गई और जब उसे होश आया तो वो हाई टाइड के कारण पानी के अंदर डूबकर खत्म हो गई। तो अब आप डॉट्स कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि एंटिटी हमेशा जंजीरों में क्यों रहती थी या वो सभी को पानी में डुबोकर ही क्यों खत्म कर रही थी। तो इमाजो के मृत्यु के बाद ही आइलैंड में स्ट्रेंज घटनाएं होने लग गई थी जहां मालिक की पूरी फैमिली, उसके स्लेव्स, मालकिन सारे लोग एक एक करके निपटने लगे और इमाजो ही ये सब कर रही थी। लेकिन इमाजो की आत्मा इतने से शांत नहीं हुई और वो आइलैंड के सभी लोगों को मारने लगी और इसी फेनोमेनन को सारे लोग इमाजो का कर्स कहने लगे। अब बाहर बैठकर शिगे भी ये सारी बातें सुन रहा था और टोकी का मानना था कि इमाजो ने ही तमाकी के फादर को भी खत्म करा है। टोकी इन्हें आगे बताती है कि यह आत्मा इमाजो बार बार इनके वीआर और इस दुनिया में भटक रही है और इनके टीममेट्स को खत्म कर रही है। अब टोमो टोकी से पूछता है कि इमाजो के श्राप से हम आइलैंड को कैसे बचा सकते हैं। इस पे टोकी कहती है कि इमाजो इस दुनिया और अपने दुनिया में एक गेट के जरिए आया जाया करती है, तो अगर तुम चाहते हो कि वो कभी इस दुनिया में वापस ना आए तो तुम्हें उस गेट को आइडेंटिफाई कर उसे इस साइड से बंद करना पड़ेगा जिससे वो हमेशा के लिए वहीं कैद हो जाएगी। तो हाँ, समाधान मिल चुका था जिसके बाद टोमो की पूरी टीम रिसर्च लैब जाती है और टोमो अब खुद वीआर के रियल में जाके उस आत्मा के गेट को ढूंढने वाला था। टोमो ये भी रीजनिंग देता है कि उसे विश्वास नहीं होता कि कोई आत्मा या सुपरनैचुरल चीज किसी टेक्नोलॉजी में घुस के इंटरफेयर कर सकती है एंड दैट साउंड्स काइंड ऑफ लाइक ए बग जिसको वो खुद फिक्स करना चाहता है। अब इनका टीम
टीममेट यामामोटो भी उसका साथ देने जाता है और दोनों हेडसेट पहन ही रहे होते हैं कि तभी मुइडी को वापस से इमाजो की आत्मा दिखती है, जो उसे सभी के सामने रिसर्च लैब के फ्लोर में ऐसे डुबो देती है जैसे वहां कोई पॉन्ड हो। सो हाँ, अब तोमो के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, वो जल्दी जल्दी लॉग इन कर वीआर में पहुंच जाता है। लेकिन ट्विस्ट यहाँ ये था कि यामामोटो उसके साथ अंदर नहीं जा पाता। जी हाँ दोस्तों, तो अब तोमो अकेले ही खुद को उसी बीच में टोरी के सामने पाता है और अंदर ओशन में इमाजो मुइडी को डुबो रही थी। लेकिन एन मौके पे टोमो इमाजो को पानी के अंदर खींच लेता है, जिससे म्यूरी इमाजो के चंगल से छूट जाती है। लेकिन टोमो तो खुद वहीं फंस चुका था। अब जैसे ही इमाजो म्यूरी को छोड़ देती है तो वो रियल वर्ल्ड में वापस आ जाती है, लेकिन टोमो रियल वर्ल्ड में बेहोश सा होने लगता है। अब इस पॉइंट पे तमाकी कहती है कि टोमो वीआर की दुनिया में इमाजो को लॉक करने गया है, लेकिन हम भी इसी बीच में उसके गेटवे ढूंढकर उसे खत्म कर देते हैं, जिससे इमाजो कभी भी इस दुनिया में नहीं आ पाएगी। मतलब ना गेट रहेगा ना ही इमाजो वापस आएगी। सो यस, म्यूरी अब सैटेलाइट की मदद से गेट को ढूंढने लगती है और उसे गेट मिल भी जाता है, जिसके बाद यामामोटो अपने सारे टूल्स वगैरह लेकर उसी आइलैंड के पार्ट की तरफ जाने लगता है जहां टोरी है। ये वही जगह है जहां हम शिगे को गाना गाते हुए सुने थे। वहीं दूसरी तरफ टोमो वीआर की दुनिया से अचानक कट ऑफ हो जाता है और रियल वर्ल्ड में उसकी बॉडी ठंडी पड़ जाती है। तभी वहां रूम में टोरी गेट आ जाती है और सारी लड़कियां उसे देख डर जाती हैं। अब क्योंकि टोरी गेट आ गया था तो इमाजो भी इनके आसपास घूमने लगी थी और वो टोमो के बॉडी को वापस डुबोने ले जाती है। तभी रियल लाइफ में यामामोटो श्राइन के गेट को कट कर देता है, लेकिन तब तक इमाजो उसको भी समाप्त कर देती है। वहीं रिसर्च रूम में शिगे आता है और वो अपने टूल से सारे मशीनरी को तोड़ने लगता है, सेइंग कि इमाजो को आजाद करो। अब मशीनरी टूट जाने से टोमो वापस आ जाता है, लेकिन शिगे इन सभी को धन्यवाद देता है, सेइंग कि तुम लोगों ने जो भी किया उसके लिए थैंक यू। अब सारी लड़कियां यामामोटो को ढूंढने जाती है, लेकिन जाते जाते तमाकी तोमोहिको से कह जाती है कि क्या तुमने ऐसी दुनिया बनाने की सोची थी जहां सारे लोग खत्म हो रहे हों। खैर, अब टोमो को शिगे का ब्रेन डेटा मिलता है, जहां हम शिगे के बचपन की कहानी जान पाते हैं। तो बात तब की है जब शिगे 9-10 साल का था और उसकी माँ अचानक से बिल्कुल बदल गई थी। उसकी माँ आइलैंड के मेल्स के साथ इंटीमेट हुआ करती थी और वो ये सारी हरकतें शिगे और अपने पति के सामने भी करा करती। आइलैंड के लोग कहने लगे कि शिगे की माँ को इमाजो ने पजेस करा है, जिससे वो पागल हो गई है। लेकिन आइलैंड की औरतें तो उससे काफी गुस्सा थी, इसलिए वो शिगे की माँ को मारा पीटा करती थी। इनफैक्ट इस बात के लिए शिगे को भी उसके क्लासमेट्स बुली किया करते थे। शिगे स्टिल अपनी माँ को बचाया करता था, लेकिन एक रोज उसकी माँ उसके साथ भी गलत करने लग गई थी, जिसके चलते शिगे ने उसे खत्म कर दिया। मतलब ऐसा दिखाया तो नहीं गया है कि एग्जैक्टली कैसे उसने ऐसा किया, लेकिन हम ये समझ पाते हैं कि ऐसा ही हुआ था। ऑल्दो इस पूरे घटना की वजह से शिगे की लाइफ खराब हो गई और आइलैंड के लोग उसे एज ए स्लेव ट्रीट करने लगे। खैर, प्रेजेंट टाइम में रिन शिगे के घर जाती है, जहां शिगे अपने सीक्रेट कमरे में बैठकर वही सॉन्ग गा रहा था और हम देखते हैं कि ये कमरा स्नेक के स्किन से भरा हुआ था, जहां रिन के बनाए हुए ओरिगामी स्वान्स भी लटक रहे थे। रिन के उस कमरे में आते ही शिगे बाहर से दरवाजा लगा देता है और उसे अंदर रहने को कहता है, क्योंकि उसके मुताबिक ये आइलैंड आज खत्म होने वाला है। अब ये कहानी तोकी भी तमाकी को सुना रही थी, जिसके बाद तमाकी सीधे शिगे के घर आती है, जहां उसे कमरे में रिन बंद मिलती है। अब अंदर जाते ही शी डिस्कवर्स कि शिगे के इस कमरे में भी एक टोरी है और शिगे इमाजो को इसलिए आजाद करना चाहता था क्योंकि कहीं ना कहीं वो इमाजो में अपनी माँ को देखता था। मतलब उसकी वही माँ जिसके ऊपर आइलैंड के लोगों ने अत्याचार किया था, और देखा जाए तो इमाजो के ऊपर भी आइलैंड के लोगों ने अत्याचार किया था। एनीवेज, तभी टोरी के पीछे वाली दीवार थोड़ी सी टूट जाती है और वहां ये दोनों शिगे की माँ की डेड बॉडी को देख पाते हैं। मतलब शिगे ने अपनी माँ को समाप्त कर दिया था, लेकिन उसे एज ए गॉड मानता था, तभी तो वो उनके समाधि के सामने एक टोरी लगाया हुआ था। वहीं दूसरी तरफ शिगे भी आइलैंड में घूम घूम कर अपने माँ को इस आइलैंड में बुला रहा था, जहां वो बहुत सारे ओरिगामी स्वान्स उड़ाता है और खुद को समाप्त कर लेता है। एनीवेज, तो अब रिन तमाकी को भी उसी जगह ले जाती है जहां उसने शिगे को देखा था, और ऐसा ही श्राइन गेट था। तो अब तमाकी, रिन, म्यूरी, मियो सारे उसी टोरी के पास इकट्ठा होते हैं जहां से इमाजो इस दुनिया में आती थी, और ये लोग डिसाइड करते हैं कि इस गेट को ये हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। तो जैसे ही वो लोग इस गेट को जलाने वाले थे कि तभी इमाजो तमाकी पे झपटती है, लेकिन इससे पहले कि वो तमाकी को चोट पहुंचा सके, तोमो अपना वीआर हेडसेट पहन के उसी बीच में पहुंच जाता है और वो इमाजो को रोक लेता है, जिससे इमाजो वापस पानी में गिर जाती है और इन लोगों को मौका मिल जाता है उस गेट को जलाने का। इसका मतलब ये दोस्तों कि तोमो अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया, जहां उसने खुद ही इमाजो को पकड़कर उसे पानी में डुबो दिया, और इससे इमाजो वापस कभी नहीं आ पाएगी। तो हाँ, रियल लाइफ में टोरी के जलते ही इमाजो की आत्मा भी जलने लगती है और तमाकी वापस रिसर्च रूम में भागती है। हम देखते हैं कि तोमो दूसरे रेल्म के पानी में डूबने ही वाला था कि तमाकी उसे बाहर से आवाज लगाती है और तोमो को उस रेल्म से बाहर खींच लाती है। जी हाँ दोस्तों, टोमो जो कि खुद को सैक्रिफाइस करने गया था वो भी यहाँ बच गया है, और हम पहली बार टोमो को तमाकी को अपनाते हुए देखते हैं, जहाँ दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। इस पॉइंट पे ऐसा लगता है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया है। अब हादसे के कुछ दिन बाद हम तमाकी और तोमो को फेरी से वापस लौटते हुए देखते हैं, जहां तमाकी को एक पल के लिए ऐसा लगता है कि उसने वापस से समुद्र में गड़े उस टोरी को देखा है, और शिगे उसके सामने बैठ वही गाना गा रहा है, लेकिन अगले ही पल सब ठीक हो गया था।
तमाकी और टोमो भी आपस में एक दूसरे को अपना लेते हैं, ऑल्दो उन्हें इस हादसे का ट्रॉमा था, स्टिल वो अब एक दूसरे के साथ थे, बीइंग देयर सपोर्ट। मूवी के एंडिंग सीन में हम रिन को शीगे का शिनशिन बजाते हुए देखते हैं, जो सेम गाना गा रही थी और धीरे धीरे खुद भी समुद्र में सम्मिलित हो जाती है। इमोशन मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इमोशन मूवी की कहानी, जहां कहानी न्यू वर्ल्ड वर्चुअल रियलिटी में और प्रेजेंट टाइम में घूमती रहती है। कहानी में एक वेंजफुल स्पिरिट होती है, इमाजो, जो कि आइलैंड के लोगों के हाथों प्रताड़ित हुई थी और वो अपना बदला लेने वापस आई थी। अब वो कैसे वापस आई थी? वेल, एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से, जहां रियल और वर्चुअल वर्ल्ड लगभग एक हो गए थे और उसका गेटवे था वही ओशन में गरा टोरी। अब ये स्पिरिट इतने गुस्से वाली थी कि वो सोनोदा, इडे, यामामोटो, कातिजिमा सभी को मौत के घाट उतार दी और वो टोमो को भी अपने साथ ले जाना चाहती थी, ऑल्दो टोमो लास्ट में बच गया। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब गांव का एक स्लेव शीगे इमाजो को अपनी मां से तुलना करने लगता है, जिसपे गांव वालों ने काफी अत्याचार किया था, जबकि वो तो इमाजो के शाप से पीड़ित थी, या साइंटिफिक टर्म्स में कहें तो मेंटली इल थी। उसकी मदद करने के बजाय सब ने उनका जीना मुश्किल कर दिया और अंत में शीगे की तबीयत भी खराब हो गई, जहां वो इसी एंटिटी को इस दुनिया में ले आया जिससे आइलैंड के सभी लोग खत्म हो जाते। लेकिन अंत में तमाकी, तोमो, म्यूरी, मियो और रिन मिलके इस शाप से आइलैंड को मुक्त कराते हैं। अब एंडिंग सीन से आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या इमाजो वापस आ गई है? तो मेरे हिसाब से नहीं, ये बस तमाकी का ट्रॉमा था जो उसे दिखता है। ऑल्दो कई लोग ये मानते हैं कि हाँ, वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है और वापस आ सकती है, जिससे हम फिल्म का पार्ट 2 भी देख सकते हैं। वहीं अब रिन की बात की जाए तो हो सकता है वो खुद को समाप्त कर ली, क्योंकि वो शीगे से काफी अटैच्ड थी। इनफैक्ट उसने शीगे को वादा भी किया था कि वो हमेशा उसके साइड रहेगी। तो शीगे के जाने के बाद रिन को कहीं ना कहीं बहुत दुख हुआ और तभी तो वो सेम गाना गा रही थी, सेम इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रही थी और फाइनली ओशन में सम्मिलित हो गई। अब जापानीज फोकलोर में एक एंटिटी होती है जिसे हम नूरे ओना कहते हैं, जो समुद्र में रहती है। नूरे ओना का चेहरा तो एक सुंदर फीमेल का होता है, लेकिन उसकी बॉडी सर्पेंट की होती है। नूरे ओना अपनी सुंदरता से लोगों को आकर्षित कर उनका शिकार करती है। यूं तो उसके सुंदर सुंदर लंबे बाल होते हैं और कभी कभी वो अपने गोद में एक बच्चे के लिए दिखती है। अब इस मूवी में एंटिटी नूरे ओना तो नहीं थी, लेकिन उसके कुछ कैरेक्टर्स नूरे ओना जैसे थे। फॉर एग्जाम्पल, शीगे जो गाना गाता था उसमें भी वो कंटिन्यूअसली नूरे ओना जैसी स्पिरिट का ही वर्णन करता था। देन यहाँ हमें स्नेक्स का भी रेफरेंस देखने को मिलता है, समुद्र का भी रेफरेंस देख रहे हैं हम, तो हाँ, कंपैरिजंस आप कर सकते हैं, सिमिलैरिटीज हैं। बेसिकली हम कह सकते हैं कि कहानी भले ही जापानीज लेजेंड नूरे ओना की नहीं है, लेकिन अगर आप रेफरेंस ड्रॉ करने बैठे तो काफी कुछ सिमिलर दिख जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आपके मन में कुछ सवाल है या कुछ नई थियरी है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दे। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।